नमस्कार, वेलकम टू द वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं हर्ष मोंगा। देखिए, ये न्यूज आज के समय काफी ज्यादा वायरल हो रही है। एशियन मीडिया स्पेशली इंडियन मीडिया इसको काफी ज्यादा कवर कर रहा है। हाफिज सईद का करीबी अब्दुल कताल सिंधी मारा गया। पाकिस्तान के झेलम में कल रात 8 बजे इसकी अननोन गनमैन द्वारा इसको शूट कर दिया गया। वैसे ये वीडियो देखिए छोटी रहने वाली है, 1 से 2 मिनट की रहने वाली है। ओके, तो अब बात करते हैं इस आतंकवादी की, ये कौन था एंड कैसे मारा गया, इस आतंकवादी संगठन के बारे में। हाफिज सईद जो कि मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, लश्कर तैयबा का आतंकी, 26/11 का मास्टरमाइंड एंड पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड था। ये उसका भतीजा था अब्दुल कताल। ये एनआईए के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था और पिछले साल जम्मू कश्मीर के रियासी में जो हमला हुआ था, आपको याद होगा, तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला हुआ था जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। उसका मास्टरमाइंड भी यही था एंड इसके अलावा 26/11 हमले में भी इसने मुख्य भूमिका निभाई थी जिसमें यूएसए नागरिकों समेत 160 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी। वैसे देखिए, भारत समेत कई देशों ने हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित करके रखा है एंड हाफिज सईद के संगठन लश्कर तैयबा पे इनाम रख के रखा है। बहुत सारे देश है जिन्होंने इसको आतंकवादी घोषित करके रखा है, जिसमें यूएसए, इजराइल, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा एंड भारत। इसके अलावा कई और देश शामिल है। अब आप ये फोटो देखिए, ये फोटो है इसके शूट डाउन के बाद की। इस इमेज के बाद ये न्यूज काफी ज्यादा सामने आ रही थी कि इसमें से एक हाफिज सईद है, बट बाद में इसके कंफर्मेशन होगी कि इसमें से एक अब्दुल कताल है, एक उसका साथी है। एंड देखिए, इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान यही करेगा कि इंडिया पे ब्लेम लगाएगा कि ये सब इंडिया ने कराया, बट वो तो उनकी आदत है, वो तो उनका होता रहता, चलता रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। एंड देखिए, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे, तो थोड़ा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। वेलकम टू द वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं हर्ष मोंगा। जी हाँ, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्लेम इंडिया हैज़ एग्रीड टू स्लैश इट्स टैरिफ आफ्टर बीइंग एक्सपोज। समवन इज फाइनली एक्सपोजिंग देम फॉर व्हाट दे हैव डन। सो डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे अपनी जीत। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर ये कहा है कि इंडिया हैज़ एग्रीड टू कट डाउन टैरिफ बिकॉज समबडी से इनका मतलब यहाँ पे खुद से है कि समबडी फाइनली एक्सपोज देम। भारत ने ये जो इतने लंबे समय से इनके ऊपर टैरिफ लगा के रखे थे, ये ट्रंप ने एक्सपोज कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप। नाउ फाइनली इंडिया ने एग्री कर लिया है ट्रंप की डिमांड को। भारत ने जो भी टैरिफ लगा के रखे थे यूएस के प्रोडक्ट्स पे, ये सारे के सारे टैरिफ जो अब कम हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे दुनिया भर का मीडिया इसको कवर भी कर रहे हैं, स्पेशली इंडिया, क्योंकि ट्रंप ने यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ करी है, समबडी एक्सपोज देम, कि मेरी वजह से उन्होंने अपने टैरिफ कम कर लिए हैं और ये तभी हुआ है जब हमने इनको एक्सपोज कर दिया है। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में जो एक्सपोज वर्ड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वर्ड होता है। तो इंडिया जो इनका एक फ्रेंडली कंट्री है, जिसके बारे में खुद भी कई बार बोलते हैं स्टेज पे कि इंडिया हमारा एक फ्रेंडली कंट्री है, तो उस कंट्री के बारे में अगर आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो सोचना चाहिए। एंड अगेन लाइक ये जो क्लिप है, पहले मैं चाहता हूँ एक बार आप इसको देखें कि ट्रंप ने इसमें क्या कहा है। They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो वर्ड बोला है somebody expose them, तो डेफिनेटली इंडिया को इस बारे में कुछ यूएस से बात करनी चाहिए, इनको इसको जवाब देना चाहिए जिससे कि दोबारा ऐसे वर्ड जो है यूज़ ना करें। यहाँ पे अब आप ये दूसरी वीडियो देखिए। Right down the line, India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. ओके, सो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं यू कांट सेल एनीथिंग टू इंडिया। सो आपकी जो कंपनी है एप्पल, इंडिया इज़ गोइंग टू बी एप्पल 3rd लार्जेस्ट मार्केट, एंड इसके अलावा आपकी जो डोमिनोज है एंड मैकडोनल्ड्स है, कैसे सेल कर रहे हैं यहाँ पे। सो डेफिनेटली यहाँ पे इंडिया को कुछ जवाब देना चाहिए। और अगर इसमें कोई अपडेट होती है आगे तो मैं इस पर डेफिनेटली कोई अपडेट हो जाए वीडियो बनाऊँगा। एंड इसके अलावा देखिए, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो आई नो देयर इज़ ए लॉट्स ऑफ फंबल्स इन माय वॉइस। ओके, सो अगर आपको वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम लगी हो, जैसे मैं बीच में कई बार जो करके बोल रहा हूँ बहुत बार, एंड इसके अलावा भी देयर इज़ ए लॉट्स ऑफ फंबल, तो अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, मैं डेफिनेटली उस पर सुधार करूँगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू। वेलकम टू द वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं हर्ष मोंगा। तो आज के समय मार्क कार्नी यह कनाडा के न्यू प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा के। इनको चुनाव में 85.9 की % वोट मिला है। एंड इन्होंने अपने फर्स्ट स्पीच में ही कनाडा के न्यू प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका को लेके, डोनाल्ड ट्रंप को लेके बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। इन्होंने अपने फर्स्ट स्पीच में ही कहा है कि अमेरिकन्स को कोई भी गलत फैमिली नहीं पालनी चाहिए, हॉकी की तरह ट्रेड में भी कनाडा ही जीतेगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक बार आप ये वीडियो पूरी देखें, इन्होंने क्या कहा है।
but Canadians are always ready when someone else drops the gloves. So the Americans, they should make no mistake, in trade as in hockey, Canada will win. सो ये बिगेस्ट स्टेटमेंट है, वो भी ऐसे टाइम पर जब कनाडा पे हाई टैरिफ लगा रहे हैं यूएसए की तरफ से, और इनके अपने रिश्ते जो हैं इंडिया से भी बहुत ख़राब हो चुके हैं, और आप अपने रिश्ते इंडिया से पहले ही ख़राब कर चुके हो। साथ में चाइना भी कनाडा को कई तरीके से ह्यूमिलेट कर रहा है, उन पर टैरिफ लगा रहा है। एंड दूसरी तरफ आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, रिसेशन में जा रही है, और ऐसे टाइम पे आप ऐसे व्यक्ति यूएसए के प्रेसिडेंट जो कि बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, उनके बारे में ऐसी स्टेटमेंट दे रही है। सो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि कनाडा के नेक्स्ट पीएम को ऐसा आगे कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए कि क्या ये ज़रूरी है, क्या इसको बोले बिना काम चल सकता है। एंड इसके अलावा जो है, देखिए मैं आपको अपना अगर पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ ना, तो यहाँ पे जो कनाडा के न्यू पीएम है मार्क कार्नी, ये अपनी पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये कहे कि ये अपने आप को बड़ा लीडर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कनाडा में। इन्होंने इस वीडियो में आगे क्या कहा, यहाँ पे आप ये देखिए। Opportunities to rebuild the relationships with India. There needs to be a shared sense of values around that commercial relationship, and if I am Prime Minister, I look forward to the opportunity to build that. Thank you. Okay, so ये थी वीडियो। इनसे जब रिपोर्टर ने पूछा व्हाट इज़ योर स्टांस ऑन द इंडिया, सो ही सेड दैट ही विल रीबिल्ड द। देखिए, अगर मार्क कार्नी के पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो इनका कोई ऐसा लंबा चौड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, पॉलिटिक्स में एक तरीके से नए ही है। बट इससे पहले 2 देशों के रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। 2008 में कनाडा के सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे। जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है आरबीआई, वैसे ही कनाडा में सेंट्रल बैंक होता है। सो 2008 में ये आपको याद होगा लेमन ब्रदर क्राइसिस, रिसेशन का टाइम, तो उस टाइम पे कनाडा के सेंट्रल बैंक के गवर्नर बने थे। एंड इन्होंने दुनिया में सबसे पहले कनाडा को उस रिसेशन से बाहर निकाला था, जिस वजह से कनाडा में फेमस भी हुए थे बहुत ज़्यादा। बट देखिए, उस टाइम की सिचुएशन कम्प्लीटली अलग थी, एंड आज के टाइम की सिचुएशन बिल्कुल कम्प्लीटली अलग है। आज के टाइम पे कनाडा सब देशों से दुश्मनी मोल ले रहा है, जैसे इंडिया हो, चाइना हो, रशिया हो या अमेरिका हो, सबसे दुश्मनी मोल ले रहे हैं। एंड अगर कनाडा को इस रिसेशन से बाहर निकलना है, अगर कनाडा को अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है, सो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को ऐसी कोई भी स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए या सोचना चाहिए। एंड इस पर अगर कोई भी अपडेट होती है इन नियर फ्यूचर, डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा, लाता रहूँगा। एंड देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ये लाइक करिए, एंड मैं ये नहीं कहूँगा आप शेयर करिए या सब्सक्राइब करिए या लाइक करिए, बट मैं यही कहूँगा सिर्फ जो है आप शेयर करिए इस वीडियो को। और अगर आपको वीडियो में कोई ख़राबी लगी हो तो इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली उसको सुधारूंगा। देखिए, मेरी स्टार्टिंग वीडियोस है, आई नो देयर इज अ लॉट्स ऑफ फंबल्स। ओके, सो अगर मुझे पता चलेगा क्या दिक्कत है, मुझे कुछ पता भी है, जैसे मैं बीच बीच में कई वर्ड्स को रिपीट करता हूँ, तो मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। बट अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली मैं उसको ठीक करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम टू द वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं हर्ष मोंगा। सो नाउ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज के समय पीएम नरेंद्र मोदी मॉरिशस के 2 डे स्टेट विजिट पर गए हैं। मॉरिशस एक ईस्ट अफ्रीका में छोटा सा देश है। जैसे कि हम यहाँ पे अफ्रीका को जूम कर रहे हैं, तो आप देखिए ये छोटा सा देश है मॉरिशस। ये समुद्र के चारों ओर से घिरा हुआ छोटा सा देश मॉरिशस है। इसकी अगर पॉपुलेशन की बात करें और इंडिया के साथ रिलेशन की बात करें तो इसकी 12 लाख के अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन है, जिसमें से 70% हिंदुइज्म को बिलोंग करते हैं, एंड बाकी क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम फेथ को बिलोंग करते हैं। एंड जब पीएम नरेंद्र मोदी मॉरिशस पहुंचे तो वहाँ इनका ग्रैंड वेलकम हुआ। मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र गुलाम खुद पीएम नरेंद्र मोदी को रिसीव करने आए एयरपोर्ट पे। इनके साथ मॉरिशस के मुख्य न्यायाधीश, स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, अपोजिशन लीडर, फॉरेन मिनिस्टर, टोटल 200 के अप्रोक्सीमेट लोग जो है इनको रिसीव करने आए। ट्यूसडे को शुरू हुई है मीटिंग, 2 दिन चलेगी। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी मॉरिशस के पीएम के साथ सिविल सर्विस कॉलेज का उद्घाटन करेंगे एंड एरिया हेल्थ सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा भी कई योजनाओं का, 20 से अधिक योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आपको मैं बता दूं, ये पीएम नरेंद्र मोदी की दूसरी विजिट है मॉरिशस की। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी 2015 में मॉरिशस गए थे। बात करें इंडिया एंड मॉरिशस के ट्रेड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 के बीच में इंडिया ने मॉरिशस को $778 मिलियन का एक्सपोर्ट किया था, एंड इंडिया ने मॉरिशस से $73.10 का इंपोर्ट किया था। टोटल इंडिया एंड मॉरिशस के बीच में लगभग $852 मिलियन का ट्रेड हुआ था।
मॉरिशस अपने ओवरऑल इंपोर्ट का 10% से ज़्यादा जो है इंडिया से इंपोर्ट करता है, तो इससे आप समझ सकते हो इंडिया कितना बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है या मॉरिशस के लिए। एंड अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया मॉरिशस से क्या लेता है एंड मॉरिशस इंडिया से क्या लेता है, तो मैं आपको बता दूं इंडिया मॉरिशस को मोती, सीप मोती जो होते हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा फार्मर प्रोडक्ट, मोटर व्हीकल्स, मिनरल फ्यूल एंड इसके अलावा भी कई चीज़ें इंपोर्ट करता है जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अनाज, कॉटन एक्सेट्रा। एंड बात करें मॉरिशस की कि मॉरिशस इंडिया को क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या भेजता है, इंडिया मॉरिशस से क्या इंपोर्ट करता है। सो इंडिया मॉरिशस से मेटल इंपोर्ट करता है जैसे आयरन, स्टील, एल्युमिनियम एंड कॉपर इंपोर्ट करता है। इसके अलावा भी कई चीज़ें इंपोर्ट करता है इंडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। ओके, तो ये विजिट पीएम नरेंद्र मोदी की 2 दिन की विजिट रहने वाली है। इस पर अगर आगे कोई अपडेट होती है तो डेफिनेटली मैं वीडियो ले आऊँगा। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, इंडिया मॉरिशस बहुत छोटा देश है, बट फिर भी पीएम नरेंद्र मोदी वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे डील कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के लिए मॉरिशस बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है। क्योंकि मॉरिशस की जो लोकेशन है ईस्ट अफ्रीका में समुद्र के चारों ओर से घिरा हुआ, अगर हमें मान लीजिए कभी अपना मिलिट्री बेस सेटअप करना हुआ हो तो वो उस सिचुएशन में हमारे लिए बहुत काम आ सकता है, बहुत फ़ायदेमंद रह सकता है। तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मॉरिशस हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कंट्री है। इसके अलावा इस पर अगर कोई भी डील होती है, कोई बड़ी डील होती है तो मैं इस पर वीडियो ले आऊँगा। एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैं चाहता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको अच्छी लगी। एंड अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लगी हो या ये कहें कि ख़राबी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। ओके, सो वेलकम टू द वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हर्ष मंगा। अभी के बज रहे हैं रात के 3 एंड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज के समय पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक कर ली गई है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन ऑफ आर्मी के मिलिटेंट्स के द्वारा। पूरा वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज़ को कवर कर रहा है। इस ट्रेन में 450 से अधिक लोग जो है ट्रैवल कर रहे थे। ट्रेन का नाम है जाफरा एक्सप्रेस। ये ट्रेन आगे कई दिनों तक न्यूज़ में रहने वाली है। इस पूरी ट्रेन को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया है। यहाँ पर आप ये वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर ये जो ट्रेन है ये पाकिस्तान के क्वेटा बलूचिस्तान से पेशावर जा रही थी। रास्ते में पहले बलूचिस्तान के लोगों ने ट्रेन के ट्रैक्स को ब्लास्ट किया, इसके बाद ये ट्रेन पे चढ़ गया और ट्रेन को इन्होंने हाईजैक कर लिया। इस हाईजैक के बाद देखिए पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाली है, टफ रहने वाली है, क्योंकि इसमें अभी तक इन्होंने 30 सिक्योरिटी पर्सनल्स को मार दिया है एंड इसके अलावा 214 ऐसे स्टिल इन कैप्टिविटी, मतलब 214 लोगों को अभी भी इन्होंने बंदी बना के रखा हुआ है। अच्छा, 30 लोगों को इन्होंने मार दिया, 214 लोगों को इन्होंने बंदी बना के रखा, तो बाकी लोगों का क्या हुआ? बाकी लोगों को इन्होंने छोड़ दिया है, जिसमें कुछ महिलाएं थी, कुछ बच्चे थे एंड कुछ बलूचिस्तान के पैसेंजर थे। जो बलूचिस्तान के पैसेंजर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे उन्होंने इनको छोड़ दिया है। ये एक गुड न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। एंड अभी यहाँ पे आप ये सोच रहे होगे कि BLA के मिलिटेंट्स ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखिए आज के समय पाकिस्तान ने कई बड़ी संख्या में या ये कई बड़े नंबर्स में बलूचिस्तान एक्टिविटीज़ को अपना पकड़ के रखा है जेल के अंदर। और BLA मिलिटेंट्स की डिमांड है कि इन सभी बलूच एक्टिविटीज़ को छोड़ा जाए एंड ये जब इनको छोड़ोगे तभी ये हॉस्टेज को रिलीज़ करेंगे। यहाँ पर आप इनकी डिमांड्स पढ़ सकते हो इसके अंदर। एंड इसके अलावा देखिए बलूचिस्तान के लोग लंबे समय से इसके लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं इनको छोड़ने के लिए, बट इसके बारे में ना ही कोई सुन रहा था, ना ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे रही थी। अगेन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग, बहुत ही ज़्यादा टफ रहने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए एक बार के लिए पाकिस्तान इन सारे बलूच एक्टिविटीज़ को छोड़ भी दे, बट अगर ये इनके पास होंगे तो छोड़ेंगे ना। इनमें से कई बलूच एक्टिविटीज़ को ये जेल में ही पहले ही मार चुके हैं, जिसकी न्यूज़ जो है पाकिस्तान कई लंबे समय से छुपा रहा है। एंड ये इसीलिए ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा टफ रहने वाली है, चैलेंजिंग रहने वाली है। एंड ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान इस सिचुएशन से कैसे निपटता है, कैसे नेगोशिएशन करता है। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि पाकिस्तान सरकार या सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने हार मान ली है, तो मैं कहना चाहूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस हेलीकॉप्टर से निगरानी कर रहे हैं, बम गिरा रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी कर रहे हैं। BLA के मिलिटेंट्स ने ये क्लेम किया है कि इन्होंने एक ड्रोन को मार गिराया है।
एंड इसके अलावा यहाँ पे BLA के मिलिटेंट्स ने ये भी क्लियर कर दिया है कि अगर पाकिस्तानी फोर्सेस ने किसी भी तरह की एक्शन लिया या फिर इंट्रोगेशन करने की कोशिश करी तो ये डायरेक्टली बंदूकों को मार देंगे। बात करें इन हॉस्टेज की तो इनमें से पाकिस्तानी मिलिटेंट्स के पर्सनल्स हैं, बहुत सारे पुलिस के पर्सनल्स हैं, बहुत सारे एंटी टेररिज्म के लोग हैं एंड यहाँ पर ISI के बहुत सारे लोग हैं। सो यहाँ पर आप ये स्टेटमेंट पढ़ सकते हो। All of whom were traveling to Punjab on leave, the BLA issues a stark warning that if the occupying forces attempts any military intervention, all hostages will execute it. तो देखिए यहाँ पे बलूचिस्तान के मिलिटेंट्स ने ओपन वार्निंग दे दी है पाकिस्तान फोर्सेस को कि अगर आपने किसी भी तरह की इंटरवेंशन करने की कोशिश करी तो सभी हॉस्टेज को मार दिया जाएगा। एंड देखिए अभी के लिए ये सिचुएशन पूरी तरीके से ये कि कुछ हद तक पूरे तरीके से ही BLA के कंट्रोल में है एंड BLA के डिमांड से कि टू रिलीज दी बलोच एक्टिविटीज़। सो इसमें अगर आगे कोई अपडेट होती है डेफिनेटली मैं इस पर वीडियो बनाता रहूँगा एंड कुछ भी होगी तो मैं वीडियो बनाऊँगा। एंड देखिए मैं आपको एक और क्वेश्चंस का जवाब देता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है इन्होंने इनको पकड़ के रखा है बट इनकी ये ट्रेन है कहाँ, सो ये एक जो है ये आप देख सकते हो इसके अंदर ये ट्रेन सुरंग के अंदर है एंड पाकिस्तान आर्मी एंड बलूच आर्मी के बीच में जो फाइट भी चल रही है जिसमें से बलूच आर्मी के भी 13 से 14 लोग मर चुके हैं एंड पाकिस्तान के भी ऑलमोस्ट 30 से 40 लोग मर चुके हैं। तो ये आप देख सकते हो। सो इसीलिए बलूचिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान फोर्सेस को 48 आवर्स का अल्टीमेटम दे दिया है बलूच एक्टिविस्ट को छोड़ने का। सो अगर इस पे आगे कोई अपडेट होती है तो मैं डेफिनेटली कोई वीडियो बनाता रहूँगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। वेलकम टू द वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं हर्ष मोंगा। सो क्या आज के समय USA में रिसेशन यानी मंदी आने वाली है? जी हाँ, आज के आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो। पूरा वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज़ को कवर कर रहा है। ट्रम्प सेशन कमिंग, economist warn as $4 trillion wiped out from market after Trump trade salvo backfires. So मार्केट से $4 trillion वाइप आउट हो गए हैं। एक मिनट, ये $4 trillion कहाँ से वाइप आउट हुए हैं? पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट से वाइप आउट हुए हैं या फिर खाली US की स्टॉक मार्केट से वाइप आउट हुए हैं? सो ये $4 trillion US मार्केट से वाइप आउट हुए हैं। US मार्केट से स्वाह हो गया पिछले एक महीने में जब से ट्रम्प जो है US के प्रेसिडेंट बने हैं। ये $4 trillion ऑलमोस्ट इंडियन स्टॉक मार्केट के कैपिटल के बराबर है। इंडियन स्टॉक मार्केट का कैपिटल टोटल कैपिटल वैसे $5 trillion है। एंड इसके अलावा कई इकोनॉमिस्ट का ये भी मानना है कि ट्रम्प की नीतियों की वजह से ये रिसेशन US समेत कई और देशों में भी आ सकता है। वैसे आज के समय US में आप ये न्यूज़ भी पढ़ रहे होंगे कि US समेत कई देशों की बड़ी कंपनियां लोगों को अपने जॉब से निकाल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। यहाँ पर आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो। आर वर्ड इज़ बैक, आर मीनिंग इज रिसेशन। सेकेंड पैराग्राफ में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इज सीकिंग, जॉब ग्रोथ इज स्लोइंग एंड बिजनेसेस आर कटिंग इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पर आप ये कई और तरीके के आर्टिकल पढ़ सकते हो। क्योंकि देखिए आज के समय ट्रम्प हर देश पर टैरिफ लगा रहे हैं, जैसे कनाडा, मैक्सिको, यूरोपीय यूनियन। हालांकि इन देशों ने रिटेलिएट भी किया है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। एंड अगर ट्रम्प अपने ये टैरिफ हटा देते हैं सब देशों पर से या फिर कम कर देते हैं तो ये रिसेशन का खतरा कई हद तक टल भी सकता है, क्योंकि ट्रम्प ये जो ट्रेड वॉर कर रहे हैं इससे इन द एंड US की इकोनॉमी को ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि देखिए बाकी देशों से जो टैरिफ US जो बाकी देशों पर टैरिफ लगा रहा है या बाकी देशों की तरफ से US के ऊपर जो टैरिफ लग रहे हैं, इससे जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स है US में, जैसे खाने पीने की चीज़ें, दूध, अंडा, ब्रेड या फिर दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें इन द एंड महंगी हो जाएंगी एंड लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ती जा रही है, जॉब्स लगातार जा रही है। सो ये टैरिफ वॉर जो है कहीं ट्रम्प का ये दाव उल्टाना पड़ जाए ट्रम्प को ही, आई मीन US को। एंड इसके अलावा देखिए रिसेंटली कैनेडियन पॉलिटिशियन से जब पूछा गया कि क्या US के साथ साथ ये रिसेशन कनाडा में भी आ सकता है, कनाडा में भी आ जाएगा, तो उन्होंने कहा हाँ, बट इसका जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति होगा, डोनाल्ड ट्रम्प। यहाँ पर आप ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में क्या कह रहे हैं? Well, we'll see. I'll talk to the team and we'll make an appropriate response to President Trump. Again, I stress, this is not the American people. Canadians know it. And if we go into a recession, it's self-made by one person. It's called President Trump's recession.
which shouldn't be this way. We should be booming both countries right now. ओके सो इस तरह के स्टेटमेंट और भी कई नेता दे रहे हैं, यूरोपीय यूनियन के या फिर कनाडा के कई पॉलिटिशियंस ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। और यहाँ पर आप ये वीडियो देखिए जिसमें ट्रम्प से पूछा गया रिसेशन के बारे में, तो इन्होंने क्या कहा। Are you expecting a recession this year? I hate to predict things like that. There is a period of transition because what we're doing is very big. We're bringing wealth back to America. That's a big thing. Okay, so he said, I hate to predict things like that. सो इनके अनुसार रिसेशन आ सकता है एंड इनके इस स्टेटमेंट के बाद यूएस स्टॉक मार्केट गिरने लगी लगातार। सो आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये क्या अपने टैरिफ वापस लेते हैं या फिर ये और टैरिफ लगाते हैं। इसके अलावा क्या इंडिया एंड यूएसए के बीच में ट्रेड डील हो पाती है या नहीं। तो इस पर आगे कोई भी अपडेट होती है तो मैं इस पर वीडियो लाता रहूँगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए वीडियोज़ पे व्यूज़ आ रहे हैं एंड कुछ वीडियोज़ पे अच्छे व्यूज़ भी आए हैं एंड कुछ यूजर्स ने कमेंट भी करे हैं, बट कुछ वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आए हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको अच्छी लगी या नहीं। एंड अगर आपको नहीं अच्छी लगी हो तो भी आप कमेंट करके बताइए कि इसमें आपको क्या दिक्कत लगी। डेफिनेटली मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम टू द वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं हर्ष मोंगा। सो देखिए आज के समय ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है कि क्या पाकिस्तानी फोर्सेस ने BLA फ्रीडम फाइटर्स को मार गिराया है एंड सारे हॉस्टेज को क्या छुड़ा लिया है। ये देखिए ये स्टेटमेंट है पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ की। डजन ऑफ द टेररिस्ट हैव बीन सेंट टू हेल। पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ फर्स्ट स्टेटमेंट ऑन ट्रेन हाईजैक। सो अकॉर्डिंग टू दी पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी PM आज के डेट में सभी 33 BLA मिलिटेंट्स मारे जा चुके हैं एंड इस रिटेलिएशन में 21 पैसेंजर भी मारे गए हैं। यहाँ पर आप ये डिटेल्स पढ़ सकते हो। एंड क्या इन 21 लोगों के मारे जाने की खबर न्यूज़ जो है सही है या फिर कई और लोग मारे गए हैं, ज़्यादा लोग मारे गए हैं? क्योंकि यहाँ पर आप ये वीडियो देख सकते हो, जो लोग ट्रेन से बचकर वापस आए हैं उनका कहना है कि उन्होंने अपने सामने 70 से 80 लाशें देखी हैं। जब इनसे पूछा गया तो देखिए इन्होंने क्या कहा। आप लोगों के सामने कितनी लाशें पड़ी हुई थी अंदाजन? तकरीबन होगी 70-80 तो होंगी। वेल अभी तक कोई कंफर्मेशन कंफर्म नंबर्स फिगर सामने आई नहीं है। ये नंबर्स पाकिस्तान ऑफिशियल्स के द्वारा है। इन्होंने आज के समय बलूचिस्तान एरिया में पूरी तरीके से इंटरनेट बैन कर रखा है, कॉलिंग सर्विस बैन करके रखी है एंड कोई भी मीडिया इसको कवर नहीं कर पा रहा है। एंड इसके अलावा देखिए कल ऑलरेडी कई मात्रा में ये लोग कॉफिन्स लेके जा रहे थे स्टेशन से। वैसे अभी तक BLA के डिमांड्स को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने माना नहीं है एंड BLA का 48 आवर्स का अल्टीमेटम भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। एंड ये नंबर्स पाकिस्तान गवर्नमेंट के हैं। सो क्या ये न्यूज रियल है, ये नंबर्स रियल है? सो देखिए इस पर अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि एक बार के लिए ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान देश के नागरिकों के दबाव को कम करने के लिए स्टेटमेंट दे रहा हो एंड BLA की 48 आवर्स की जो डिमांड है 48 आवर्स की अल्टीमेटम है एंड ट्रेन को उड़ाने की धमकी है उसको हल्का करने का प्रयास कर रहा हो। इधर से BLA पाकिस्तान सरकार के सभी दावों को रिजेक्ट कर रहा है। इस पर अभी भी पूरी तरीके से सस्पेंस बरकरार है। एंड अगर देखिए BLA के डिमांड्स की बात करें सो इन्होंने या ट्रेन हाईजैक के कारण की बात करें सो इनकी डिमांड्स यही है कि जो पाकिस्तान ने बलोच प्रिजनर्स को जेल में पकड़ के रखा है इनको छोड़ा जाए। वैसे ट्रेन हाईजैक के बाद इन्होंने बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया एंड इसके अलावा बाकी लोगों को इन्होंने अपने पास रख लिया, जिसमें पाकिस्तान आर्मी पर्सनल्स, पुलिस पर्सनल्स एंड ISI के लोग शामिल हैं। यहाँ पर आप ये वीडियो देख सकते हो। कुछ लोगों ने वहां से छूटने के बाद वहां से निकलने के बाद स्टेटमेंट दिए। ब्लास्ट हुए बस उसके बाद फिर जो ना हमें कहा जी आप लोग नीचे उतरे। वो लोग नहीं उतर रहे थे, मैं अपने बच्चों को लेके उतर गया। मैंने कहा जब वो कह रहे उतरो तो फिर तो उतरो ना। Okay, so with this video they have proved that they have moral, humanity and ethics more than or as compared to the Pakistan military. And देखिए इसी के साथ ये है वीडियो का अंत। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी हो। एंड इसी के साथ आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। मैंने रिसेंटली इस पर एक वीडियो भी बनाई थी। फ्राइडे को कनाडा के न्यू PM ओथ लेंगे, शपथ लेंगे, कनाडा के न्यू प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। सो मैं आपसे उनका नाम पूछना कमेंट बॉक्स में आप उनका नाम लिख के बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।
नमस्कार, वेलकम टू द वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं हर्ष मोंगा। राइट, आप थंबनेल पे बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो। ये न्यूज पूरा वर्ल्ड मीडिया कवर कर रहा है। पुतिन एग्रीड फॉर सीज फायर, रशिया यूक्रेन वॉर इज गोइंग टू बी एंड। पुतिन थैंक्स पीएम नरेंद्र मोदी, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर एफर्ट्स टू स्टॉप रशिया यूक्रेन वॉर। यहाँ पर आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया का। ये पुतिन ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान का विद बेलारूस प्रेसिडेंट। सीज फायर के पीछे की कहानी की बात करें तो आपको याद होगा, अभी से कुछ दिन पहले यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की यूएसए गए थे मीटिंग के लिए। एंड ये जो मीटिंग थी बहुत ही ज्यादा खराब हुई थी, बहुत ज्यादा ब्लंडर हो गई थी। वहां पर जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में कुछ अपशब्द का भी यूज किया था। एंड इसके अलावा उन्होंने ट्रंप की सारी डिमांड्स को मानने, सारी बातों को मानने से मना कर दिया था। एंड उससे ट्रंप ने नाराज होकर ट्वीट भी किया था। ये ट्वीट आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये आदमी शांति के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। ये आदमी नहीं चाहता कि युद्ध खत्म हो। ये बस किसी तरीके से चाहता है कि इसको हथियार मिलते रहे एंड इनका युद्ध जो है कंटिन्यू होता रहे, चलता रहे। एंड इसके बाद यूएसए ने यूक्रेन को दी जाने वाले मिलिट्री सहायता पूरी तरीके से रोक दी, इंटेलिजेंस शेयरिंग पूरी तरीके से रोक दी, जिससे यूक्रेन जेलेंस्की बैकफुट पर आ गए। एंड ये शांति समझौते के लिए एग्रीड हो गए, या फिर ये कही कि इनको एग्री होना पड़ा। एंड इसके बाद यूएसए ऑफिशियल्स मार्को रूबियो और सेक्रेटरी ऑफ यूएस स्टेट एंड यूक्रेन की मीटिंग हुई सऊदी अरब के जेदा में। एंड यूक्रेन को सीज फायर के लिए मानना पड़ा। राइट, मानना पड़ा क्योंकि दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। यहाँ पर आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो, 2 दिन पहले का है। यूक्रेन बैक्स यूएस प्रपोजल फॉर 30 डे सीज फायर इन वॉर विद रशिया। इस मीटिंग के बाद यूक्रेन पर यूएस ने अपने स्टांस को कंप्लीटली यूटर्न लेते हुए सारी मिलिट्री सहायता वापस शुरू कर दी, इंटेलिजेंस शेयरिंग वापस शुरू कर दी। एंड मार्को रूबियो जो आज के समय यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने कहा बॉल नाउ इन रशिया कोर्ट। यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हो। एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑल्सो, व्हाट ही सेड इन दिस वीडियो। Hopefully we'll take this offer now to the Russians. And we hope that they'll say yes, that they'll say yes to peace. The ball is now in their court. और देखिए, इस मीटिंग के बाद पुतिन का कोई रिस्पांस नहीं आया। एंड डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली वार्निंग दे दी टू द पुतिन। यहाँ पर आप आर्टिकल पढ़ सकते हो। हालांकि इसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने सीज फायर को लेके हिंट जरूर दिया कि इनके ट्रंप से बात हुई है फोन कॉल पर, बट नाउ फाइनली पुतिन हैज बीन एग्रीड फॉर द सीज फायर। एंड अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस मीटिंग के में पुतिन ने इस मीटिंग में पुतिन ने क्या कहा, उनकी क्या डिमांड्स है सीज फायर को लेके। उससे पहले आज होली है, सो आपको मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। एंड देखिए, मैं प्लान कर रहा हूँ कि ये जो भी वीडियोस बना रहा हूँ इसको मैं इंग्लिश में ही बनाऊं। मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे मैसेज भी करा था, इन कमेंट भी करके बोलते कि आप इंग्लिश में वीडियो बनाइए। बट देखिए, अभी ना ही चैनल पे सब्सक्राइबर हैं, 20-25 सब्सक्राइबर हैं, ना ही कोई व्यूज आ रहे हैं, ना ही कोई लाइक्स आ रहे हैं। तो जब तक 1000 से 2000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते, क्योंकि अगर नहीं सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे भी मन नहीं करेगा बनाने का। आई विल नॉट बी गेट एनकरेज टू मेक दिस वीडियो। सो जब 1000 से 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद ही मैं वीडियो इंग्लिश में ही बनाऊंगा। आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए एंड शेयर करते रहिए। सो बात करें इस न्यूज की, इस न्यूज कॉन्फ्रेंस की कि इसमें क्या हुआ, इसमें पुतिन ने क्या कहा। सो ही थैंक पीएम नरेंद्र मोदी, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड ब्राजील प्रेसिडेंट फॉर देयर एफर्ट्स टू एंड द ऑनगोइंग रशिया कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। और जब इनसे पूछा गया सीज फायर को लेके, सो इन्होंने क्लियर कर दिया कि वी आर रेडी फॉर द सीज फायर, वी आर एग्री फॉर द सीज फायर विद द यूक्रेन, बट इससे स्थायी शांति आनी चाहिए, स्थायी शांति होनी चाहिए। यहाँ पर आप ये वीडियो देख सकते हो, व्हाट ही सेड। हालांकि ये वीडियो इंग्लिश में है, इंग्लिश में डब्ड है। ओके, सो दैट इज गुड बिकॉज वी डोंट नो इंग्लिश। ओके, I mean, we don't know Russian. You can watch this video now. But first of all, I would like to start with words of gratitude to the President of the United States, Mr. Trump, for paying so much attention to the Ukraine settlement. All of us have a lot on our plates, but many state leaders, the chairman of the Chinese People's Republic, the Prime Minister of India, President of Brazil and South African Republic all pay a lot of attention and devote a lot of time to this issue, and we are thankful to them. और देखिए, परमानेंट के लिए इनकी डिमांड एज यूजुअल रहने वाली है कि जो भी इनकी आज के समय जमीन इन्होंने कब्जा के रखी है, ये इन्हीं के पास रहेगी। यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, एक्सेट्रा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप तो ठीक है, वो तो सीज फायर के लिए बातचीत भी कर रहे हैं, जेलेंस्की के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं, पुतिन के साथ फोन पे बात भी कर रहे हैं, बट वाई ही थैंक द पीएम नरेंद्र मोदी एंड ब्राजील प्रेसिडेंट। सो मैं आपको बता दूं, इंडिया इस युद्ध के शुरुआत से ही शांति के पक्ष में रहा है। इंडिया किसी भी साइड में नहीं रहा है, यूएसए की तरह या यूरोपियन यूनियन की तरह, नाइदर रशिया और नॉर यूक्रेन। एंड जब व्हाइट हाउस में ड्यूरिंग दी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके स्टांस के बारे में पूछा गया, सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ही सेड, मैं हमेशा से यूक्रेन और रशिया के कॉन्ट्रैक्ट में रहा हूँ, दोनों देश के लीडर से बातचीत भी होती है, मिलता भी हूँ। एंड बहुत से लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि इंडिया न्यूट्रल है, बट मैं आपको क्लियर कर दूं, रिपीट कर दो, रिटेरिएट, वी आर ऑन ए साइड दैट इज पीस।
व्हाट अ गुड स्टेटमेंट बाय पीएम नरेंद्र मोदी। एंड इसीलिए देखिए इस न्यूज कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में उनको थैंक्स किया, उनकी तारीफ की सीज फायर के लिए। एंड आगे अब इस पर मीटिंग्स होगी, इस पर बातचीत होगी, एंड इस पर कोई भी बड़ा अपडेट होता है तो मैं इस पर वीडियो ले आऊंगा। एंड अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था सुबह, क्योंकि देखिए रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है एंड बाकी एडिटिंग करने में भी टाइम लगता है, सो मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था उस समय जेलेंस्की ने ये स्टेटमेंट दी थी पुतिन के बारे में। पुतिन की इस स्टेटमेंट के बाद ओके, यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो और यहाँ पे आप ये वीडियो भी देख सकते हो। हालांकि ये यूक्रेनियन में है, ये इंग्लिश में नहीं है। Президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну. Хоче вбивати українців. Okay, so ये थी वीडियो। एंड इफ यू विल आस्क मी, सो आई डोंट थिंक दिस मैन रियली वांट द पीस। बस ये चाहता है कि किसी भी तरीके से इनका युद्ध चलता रहे, इनको यूएसए से हथियार मिलते रहे, इंटेलिजेंस सपोर्ट मिलता रहे एंड अदर सपोर्ट मिलता रहे। एंड देखिए यही होता है जब आपका देश कोई इमेच्योर पर्सन चलाता है, कोई कॉमेडियन चलाता है। एंड अगर इनकी जगह पर कोई यूक्रेन का आज के डेट में एक्सपीरियंस नेता होता तो यूक्रेन के रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट होते, शायद ये युद्ध होता भी नहीं। सो देखिए अभी इस पे मीटिंग्स होनी बची हैं, इस युद्ध विराम पे सीज फायर पे मीटिंग्स होनी है। अगर इस पे कोई आगे बड़ी अपडेट होती है तो मैं इस पर वीडियो ले आऊंगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आप सभी के लिए एक एमसीक्यू है। अभी हाल ही में पाकिस्तान में BLA बलूचिस्तान लिबरेशन ऑफ आर्मी के मिलिटेंट्स द्वारा एक ट्रेन को हाईजैक किया गया। मैंने इस पर रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी। ट्रेन का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है कराची एक्सप्रेस, सेकंड ऑप्शन है अलामा इकबाल एक्सप्रेस, थर्ड ऑप्शन है जाफर एक्सप्रेस, फोर्थ ऑप्शन है खैबर मेल। सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।